हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम पार्ट 2 देखेंगे जिस्ट ऑफ एनसीईआरटी, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हम कर रहे हैं महेश कुमार बर्नवाल जी का बुक से। चलिए हम क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, द पर्पस ऑफ द इंक्लूजन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टू इस्टेब्लिश। मतलब हम लोग जो डीपीएसपी जो रखे हैं पार्ट 4 में, उसका क्या पर्पस है? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी लाना है, सोशल डेमोक्रेसी लाना है, गांधीयन डेमोक्रेसी लाना है, या सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी लाना है? तो देखिए, हमें बहुत सारे पॉइंट इसमें देखने को मिलते हैं डीपीएसपी के अंदर। कुछ गांधीयन फिलॉसफी से हैं, सोशल फिलॉसफी से हैं, लेकिन मेनली हमारा इसमें क्या काम होता है? सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करने का। तो आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, आंसर डी। तो देखिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एम एट फुलफिलिंग द वैक्यूम ऑफ पार्ट 3। पार्ट 3 में हमने क्या दिया था? पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स में जो कमी रह गई थी उसे पूरा करने के लिए डीपीएसपी रखा गया। तो भाई डीपीएसपी को लागू क्यों नहीं किया गया? क्योंकि हमारे पास उतने संसाधन नहीं थे। हम अंग्रेज़ों के इतने लंबे शासन के बाद फिर से स्वतंत्र हुए थे, इसलिए डीपीएसपी को एक चॉइस दिया गया स्टेट को कि हाँ भाई, आप जब इसके ऊपर कानून बनाना चाहें, जब चाहें तो इसे बना सकते हैं, जब आपका उतना कैपेबिलिटी हो जाए। तो यही है पार्ट 3, एंड आर सप्लीमेंट्री टू द फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट का सप्लीमेंट्री है। फंडामेंटल राइट इंश्योर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। ठीक है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी तो फंडामेंटल राइट इंश्योर करता है, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है ये सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी ये करता है। इसलिए हमारा इसमें आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट क्या, कहाँ से हमें देखने को मिलता है? यह क्वेश्चन, इसका आंसर सीधा डी मतलब ए हो जाता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसमें सब बात ही अच्छा किया गया है ना, कि स्टेट को ये करना चाहिए, बच्चों को एजुकेशन देना चाहिए, मिल्च और काउस को प्रोटेक्शन करना चाहिए, ये सारे पॉइंट्स हैं। तो इसमें वेलफेयर स्टेट का बात किया जाता है। फोर्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है भाई? ये क्या होता है फोर्थ शेड्यूल में? इसमें राज्यसभा के अंदर सीट्स एलोकेट का बात किया जाता है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स हमें पता है पार्ट 3, और प्रीएम्बल प्रस्तावना हमें पता है। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। Directive principle constitute a very comprehensive economic, social, political program for a modern democratic state. They embody the concept of welfare state and aim at establishing social and economic democracy. जो पहला क्वेश्चन हमने देखा था ना, उसमें सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का बात किया गया था, तो वही तो है। सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी अगर हो जाता है तो फिर तो एक तरह हम वेलफेयर स्टेट की तरफ बढ़ ही जाएंगे। ठीक, Which of the following directive principle of state policy was added to the constitution at a later date? बाद में ऐड किया गया था डीपीएसपी के अंदर पार्ट 4 के अंदर, ये आपको बताना है। विलेज पंचायत का बात, काउ स्लॉटर का बात, फ्री लीगल एड, या यूनिफॉर्म सिविल कोड, इनमें से क्या था वो? ठीक है, तो हमें इसमें देखना होगा कि नहीं, बहुत सारे प्रावधान तो स्टार्टिंग से थे, लेकिन ये जो फ्री लीगल एड वाला था ये बाद में ऐड किया गया था। फ्री लीगल एड वाला बाद में ऐड किया गया था। तो अब देख लेते हैं विलेज पंचायत कौन सा आर्टिकल होगा? आर्टिकल 40 होगा। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत आपको बोला गया आर्टिकल 40 के अंदर। फिर काउ स्लॉटर का बात किया गया कि मिल्चिंग एनिमल्स ये सबको प्रोटेक्ट करना है, तो वो आपका कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 48 के अंदर है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड, नाम ये यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा, तो एक जैसा कौन सा आर्टिकल दिखता है? 4 एक जैसा दिखता है ना, दोनों सेम है, तो मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड का आर्टिकल 44 है। ठीक है, देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। आर्टिकल 39A वॉज इंसर्टेड बाई 42nd अमेंडमेंट 1976। ये जो है 42nd अमेंडमेंट 1976 से इंसर्ट किया गया था, विच एम टू प्रोवाइड इक्वल जस्टिस एंड प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर। जो गरीब हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं लीगल एड, कानूनी सलाह, उन्हें स्टेट के द्वारा, सरकार के द्वारा फ्री लीगल एड का प्रावधान दिया जाएगा। आप लोग मूवीज़ वगैरह में देखते हो ना, सरकारी वकील वगैरह जो बनते हैं। हेंस सी इज़ द करेक्ट आंसर। ऑल अदर वेर प्रेजेंट इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, Which principle among the following was added to the directive principle of state policy by the 42nd Amendment Act of Constitution? किसे हम ऐड किए थे डीपीएसपी के अंदर 42nd अमेंडमेंट से? 42nd अमेंडमेंट आपको पता होगा 1976 वाला। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, दोनों मेन और वुमेन के लिए। पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर, मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री के लिए। राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस के लिए। सिक्योरिंग लिविंग वेज एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क। तो इन चारों में से आपको बताना है। ठीक है, देखिए, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, इसका मांग बहुत पहले से उठने लगा था, तो हो सकता है ये ऑप्शन ना हो। राइट टू वर्क, काम करने का अधिकार, राइट टू वर्क, तो ये तो भाई पहले से ही होगा,
तो ये भी ऑप्शन हमारे इसमें नहीं होगा। सिक्योर लिविंग वेज वगैरह का भी बात पहले, लेकिन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ में कब से वर्कर का पार्टिसिपेशन होगा, ये हम सोच सकते हैं कि हाँ हो सकता है थोड़ा बाद में इसे ऐड किया गया होगा, तो ये हमारा बी आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा आंसर को ना डिड्यूस करने का कोशिश कीजिए, ऑप्शन पर के। आर्टिकल 43A डील्स विद द स्टेप्स टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज इंसर्टेड बाय 42nd अमेंडमेंट 1976, ठीक है। हेंस ऑप्शन बी इज द आंसर, ऑल अदर प्रोविजंस वेर पहले से मतलब प्रेजेंट थे बाकी प्रोविजंस, ठीक। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी कमीशन रिकमेंडेड द इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया किसके रिकमेंडेशन से, क्या स्वर्ण सिंह कमेटी से, अशोक मेहता कमेटी से, बलराम जाखर कमेटी से, या सरकारिया कमेटी से, ये आपको बताना है। हाँ, तो अशोक मेहता कमेटी हमें पता है क्या है, पंचायत वाला कुछ है ना, 2 टायर 3 टायर। तो देखिए ये 2 टायर सिस्टम था, द्विस्तरीय जो सिस्टम था उसका बात करता था। 2 टायर सिस्टम मतलब जिला और मंडल पंचायत का बात करता था। तो हमें याद कैसे रहना, अशोक मेहता कमेटी और एक और था बलवंत राय मेहता कमेटी। तो भाई अशोक मेहता में क्या है, अशोक मेहता मतलब 2 है तो मतलब 2 टायर। BRM बलवंत राय मेहता मतलब 3 है, तो ये 3 अक्षर हुआ ना, BRM 3 अक्षर मतलब 3 टायर सिस्टम, ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। 3 टायर सिस्टम था ना बलवंत राय जी मेहता का। तो इसमें क्या था, ग्राम पंचायत, ग्राम था, पंचायत समिति था, जिला था, ठीक है, जिला परिषद। तो ये याद रखिएगा, ये कमेटी बात करता है आपका अलग ही केस है, ये तो इसके लिए नहीं है फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लिए, ठीक है। बलराम जाखर कमेटी उनका अलग अलग था, रूल्स कमेटी, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी वो सब में थे, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सरकारिया कमेटी इंपॉर्टेंट है। सरकारिया कमेटी किससे डील करता था, रिलेशन बिटवीन, बैलेंस ऑफ पावर का बात करता था ना, बिटवीन स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट, और सजेस्ट कर रहा था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या चेंजेस हम कर सकते हैं। सरकारिया कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी। तो बच गया, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो बच गया स्वर्ण सिंह कमेटी। स्वर्ण सिंह कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी था जो इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ का बात किया था, ठीक है। स्वर्ण सिंह कमेटी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1976 टू मेक द रिकमेंडेशन फॉर द इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ विच लेड टू द इनकॉर्पोरेशन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 पार्ट 4A, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ का बात कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा सही है, सही पूछा है आपसे। राइट्स आर क्लेम ऑफ द स्टेट अगेंस्ट द सिटीजन। राइट्स किसका क्लेम है, सरकार का क्लेम है सिटीजन के अगेंस्ट, ऐसा है क्या। देखिए, राइट्स आर द प्रिविलेज है विच आर इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द स्टेट। क्या राइट्स हमें प्रिविलेज दिया गया है, ये है सेकंड पॉइंट। राइट्स आर क्लेम ऑफ द सिटीजन अगेंस्ट द स्टेट, हमारा क्लेम है अगेंस्ट द स्टेट, सरकार के खिलाफ, राज्य के खिलाफ। राइट्स आर प्रिविलेजेस ऑफ अ फ्यू सिटीजन अगेंस्ट मेनी। राइट्स क्या है ना, कुछ लोगों को प्रिविलेज दिया गया है बाकी के विरुद्ध में, तो ये तो सरासर गलत है, ये भी गलत है। प्रिविलेज थोड़ी है राइट्स, है ना, राइट्स तो कोई प्रिविलेज नहीं है। राइट्स आर स्टेट का क्लेम थोड़ी है, ये तो हमारा क्लेम है। राइट्स आर क्लेम ऑफ सिटीजन अगेंस्ट द स्टेट, ये दोनों इंटरचेंज कर दिया गया, तो आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। राइट्स आर क्लेम ऑफ सिटीजन अगेंस्ट द स्टेट। राइट्स आर क्लेम ऑफ सिटीजन अगेंस्ट द स्टेट। द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट इज टू प्रोटेक्ट द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ द सब्जेक्ट्स। दे एक्ट एज लिमिटेशंस अपॉन द स्टेट एंड प्रिवेंट द डेवलपमेंट ऑफ एन अथॉरिटेरियन रूल। हमारा राइट्स क्या है, हमारा राइट्स और फ्रीडम है, ये स्टेट के विरुद्ध है, ये सरकार को एक दायरे में लाता है कि आप इससे आगे नहीं बढ़कर सिटीज़न के ऊपर कर्टेल कर सकते हो उनके राइट्स और फ्रीडम। तो एक तरह से अथॉरिटेरियन रूल जो होता है उससे बचने को हमें बचाता है एक तरह से, ठीक है। आर्टिकल 22 नहीं, क्वेश्चन नंबर 22, अंडर विच आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फंडामेंटल राइट्स हैव बीन प्रोवाइडेड टू सिटीजन। सिटीजन देखिए, कुछ राइट्स होते हैं जो सिर्फ सिटीजन को भी दिए जाते हैं, तो वो पूछा है यहाँ पर, इनमें से कौन सा राइट्स है जो सिर्फ सिटीजन को दिया जाता है। क्या आर्टिकल 112, भाई 112 में तो क्या है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बात करता है, बजट वगैरह तो नहीं होगा, है ना। आर्टिकल 222 में क्या है, ट्रांसफर ऑफ जजेस, हाई कोर्ट का जजेस को एक से दूसरे में ट्रांसफर करने का बात करता है, तो ये दोनों तो खत्म हो गया। आर्टिकल 12 से 35 बात करता है फंडामेंटल राइट्स का, फंडामेंटल राइट्स का बात करता है ना 12 से 35, ठीक है, बी आंसर, इजी क्वेश्चन।
द फंडामेंटल राइट्स आर एनश्राइंड इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल 12 से 35, ठीक है, इसे मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। दीज राइट्स वेर इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाई मेकर्स इंस्पायरिंग फ्रॉम द बिल ऑफ राइट्स ऑफ यूएसए। तो कहाँ से लिया गया फंडामेंटल राइट्स? यूएसए से लिया गया है। यूएसए में बिल ऑफ राइट्स करके एक था, उसी से प्रेरणा लेकर किया गया है। फंडामेंटल राइट्स आर मेंट फॉर प्रमोटिंग द आइडियल ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। हमने पहले पढ़ा था फंडामेंटल राइट पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है, और डीपीएसपी क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। बताइएगा कमेंट में, ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया है स्टार्टिंग में। राइट टू इक्वालिटी इज गिवन बाय, समानता का अधिकार किससे दिया गया है? कौन सा आर्टिकल है उसका? ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 13, 14, 15, 16। तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ याद रखना होगा, 14 तो हमें ही पता है 14 होता है, लेकिन कहीं आपको 14 अकेले दिख रहा क्या? नहीं है ना। तो ये मतलब ये पूरा उसका सेगमेंट का पूछ रहा, पूरा एक कलेक्शन है ना, वो कलेक्शन का बात कर रहा। तो राइट टू इक्वालिटी पूरा सेट, तो सेट क्या है इसमें? 2, 3, 4 हो जाएगा। 14 भी है, 15 भी है, 16 भी है। हम जानते हैं कि 14 से लेके 18 तक सारा राइट टू इक्वालिटी का आता है। इसके बाद 19 से आपका हो जाएगा क्या? राइट टू फ्रीडम कहलाएगा। तो इस तरीके से, ठीक है। आर्टिकल 13 इज related to the provision of judicial review which declares that all laws that are inconsistent with or in derogation of any of the fundamental rights shall be null and void। आर्टिकल 13 पहले ही डिफाइन कर देता है ना कि जो भी लॉज अगर आप फ्रेम करते हो और वो इनकंसिस्टेंट हो जाता है, मेल नहीं खाता है फंड आपका हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल जो भी प्रावधान है उससे, तो वो नल एंड वाइड कह दिए जाएंगे अगर फंडामेंटल राइट्स से मेल नहीं खाएंगे या फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करेंगे। तो आर्टिकल 13 तो पहले ही डिफाइंड है, तो वो तो होगा नहीं। आर्टिकल 14 में हमारा इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ वर्शिप, है ना। आर्टिकल 15, आर्टिकल 15 एक मूवी भी आया था आयुष्मान खुराना जी का, इसी बेसिस पे था, डिस्क्रिमिनेशन के बेसिस पे। आर्टिकल 16 इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, हाँ, सबको समानता का अधिकार मिले पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी, अस्पष्टता का अंत करना है। आर्टिकल 18 एबॉलिशन ऑफ टाइटल, टाइटल नहीं ले सकते हैं, है ना। एज अ पार्ट ऑफ द राइट टू फ्रीडम विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, है ना हमारा राइट असेंबल, फ्रीडम टू असेंबल। आर्टिकल 19 में एक पार्ट है ना फ्रीडम टू असेंबल, मतलब हम असेंबल हो सकते हैं। तो ये बात कहा गया है। तो ये कौन सा इसमें से राइट नहीं आता है ये पूछा है इसके अंदर, असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स के अंदर। पीसफुली असेंबल ये तो आएगा भाई, पीपल हु असेंबल शुड नॉट बियर आर्म्स, इसी में क्वेश्चन में ही कहा गया विदाउट आर्म्स, तो हाँ विदाउट आर्म्स ठीक है। स्टेट कैन मेक अ लॉ इम्पोजिंग रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ऑन द एक्सरसाइज ऑफ दैट राइट, हाँ स्टेट लॉ बना सकता है, ये भी सही है। हमें पूछा है कौन सा नहीं है, तो नहीं है तो ये नहीं है। घेराव ऑफिशियल्स नॉट परफॉर्मिंग दैट ड्यूटीज, जो ऑफिशियल ड्यूटी नहीं करेगा उसका हम घेराव करेंगे। हम क्यों घेराव करेंगे, है ना, ये तो नहीं है उसमें ना घेराव करने का। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। आर्टिकल 33 गिव्स पावर टू द पार्लियामेंट टू रेस्ट्रिक्ट करने का, एब्रोगेट करने का राइट्स ऑफ द मेंबर ऑफ द फोर्सेस चार्ज टू मेंटेन द पब्लिक ऑर्डर सो एज टू इंश्योर द प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ द ड्यूटीज, ये कहा गया आर्टिकल 33 में, ठीक है। एंड मेंटेनेंस ऑफ डिसिप्लिन, ऑल अदर ऑप्शंस आर कवर्ड अंडर फ्रीडम ऑफ असेंबली। फ्रीडम ऑफ असेंबली कर्टेल कर दिया जाता है ना हमारे फोर्सेस के लिए। द गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट, बहुत ईजी क्वेश्चन है। गार्जियन कौन है फंडामेंटल राइट का? क्या पार्लियामेंट है? एग्जीक्यूटिव है? एग्जीक्यूटिव मतलब सारे नेतागण वो सब आ जाएंगे, मिनिस्टर्स वगैरह। पार्लियामेंट या जुडिशियरी या नन ऑफ दिस? तो जुडिशियरी है, सिंपल बहुत ईजी क्वेश्चन है, जुडिशियरी। द फंडामेंटल राइट्स आर डिफेंडेड एंड गारंटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट, hence the aggrieved person can directly approach Supreme Court under Article 32, not necessarily by way of appeal against the judgment of High Court। ठीक है, ऐसे क्या प्रोसेस होता है, हाई कोर्ट में अपील कीजिए फिर सुप्रीम कोर्ट। लेकिन इसमें आपका अगर छीना गया है आपसे फंडामेंटल राइट, तो आप डायरेक्टली आर्टिकल 32 के अंदर जाकर बोल सकते हो सुप्रीम कोर्ट में कि देखिए मेरा ये राइट्स का उल्लंघन हुआ है। और हाई कोर्ट में अगर जाते हो तो कौन सा आर्टिकल छोड़िए, मैं तो आधा बता दिया हूँ, यहाँ पर क्या होगा आर्टिकल बताइएगा। अगर वायलेशन होता है तो हम हाई कोर्ट में
किस आर्टिकल के तहत अपील दायर कर सकते हैं, जा सकते हैं? ठीक है, आर्टिकल 220 क्या है, कुछ है यहाँ पर एक डिजिट बताइएगा। 26 विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिट्स कैन बी इशूड बाय द हाई कोर्ट टू सिक्योर द लिबर्टी ऑफ द इंडिविजुअल। लिबर्टी का बात कर रहा, ठीक है, लिबर्टी ऑफ द इंडिविजुअल इंश्योर करने के लिए, सिक्योर करने के लिए। मैंडमस, तो हम देख लेते हैं एक बार रिट्स का बात, ठीक है। रिट ऐसे होता क्या है, यहाँ जो रिट्स लिखा गया है ना, ये होता क्या है, ये रिटन ऑर्डर होता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज अगेंस्ट द वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का अगर वायलेशन होता है ना, तो उसके लिए रेमेडीज प्रोवाइड करता है, तो उसी पे रिटन ऑर्डर दिया जाता है, ठीक है। तो ये रिट्स है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ही इसे जारी करते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके अंदर मैंडमस है। मैंडमस मतलब वी कमांड, हम कमांड करते हैं। तो कौन कमांड कर रहा भाई, कोर्ट। कोर्ट कमांड करता है पब्लिक ऑफिशियल को जो अपना ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर पाया या सही से नहीं करता है, उसको कमांड करता है, ठीक है। ओके, क्यो वारंटो। अब हम देखते हैं क्यो वारंटो क्या है। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कोई इलीगल ऑक्यूपेंट है ना किसी पोस्ट पे, किसी पब्लिक ऑफिस पे, उसको बोलता है क्यो वारंटो, उसके लिए जारी किया जाता है, ठीक है। क्यो वारंटो ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इलीगल ऑक्यूपेंट ऑफ पब्लिक ऑफिस के लिए जारी करता है, ठीक है। क्यो वारंटो अंडर व्हाट अथॉरिटी, तुम किस अथॉरिटी से इस पोस्ट पे बैठे हुए हो, ठीक है। हेबियस कॉर्पस, हेबियस कॉर्पस टू हैव द बॉडी ऑफ, मतलब मेरे सामने उसका बॉडी पेश किया जाए, उसे पेश किया जाए। तो लिबर्टी ऑफ द इंडिविजुअल में किसका हो जाएगा, हेबियस कॉर्पस का हो जाना चाहिए। अब एक और है प्रोहिबिशन, मतलब हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को बोलता है कि आप रुक जाओ, फॉरबिड करो आप, ठीक है। और एक और होता है सर्श्योरेरी। सर्श्योरेरी, सर्श्योरेरी में क्या होता है, ये भी हाई कोर्ट, मतलब हाई कोर्ट नहीं, हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को बोलता है ट्रांसफ़र कर देने के लिए केस, ठीक है। लोअर कोर्ट अगर कोई केस पे सुनवाई कर रहा, हाई कोर्ट, रुकिए एक सेकंड, आप नहीं समझ रहे होंगे। अगर कोई भी कोर्ट है वो लोअर लेवल का कोर्ट है, ये एक कोर्ट है लोअर लेवल पे है, ये एक कोर्ट है एक हायर लेवल पे है, ठीक है। समझ लीजिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ऐसे कुछ भी कोर्ट है। तो हायर लेवल वाला कोर्ट जो है वो लोअर लेवल वाला को बोलता है, सर्श्योरेरी के अंदर, हम सर्श्योरेरी डिस्कस कर रहे हैं, सर्श्योरेरी के अंदर बोलता है कि तुम जो केस पे सुनवाई कर रहे हो वो ट्रांसफ़र कर दो, तुम अपना जुरिडिक्शन से बाहर निकल रहे हो। तो बोलता है बेटा तुम्हारा ये बस का बात नहीं है, तुमसे ना हो पाएगा, तो तुम ये केस ना करो, हमें दो, ठीक है। ये होता है। तो हमने 5 डिस्कस किया, क्यो वारंटो टू हैव द बॉडी ऑफ, हैवियस कॉर्पस टू हैव द बॉडी ऑफ, मैंडमस वी कमांड, प्रोहिबिशन मतलब फॉरबिड, सर्श्योरेरी मतलब बताओ हमें इन्फॉर्मेशन दो कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, अपना जुरिडिक्शन से बाहर निकल रहे हो। और एक है क्यो वारंटो, अंडर व्हाट अथॉरिटी, क्यो वारंटो अंडर व्हाट अथॉरिटी, तुम्हें पद पर, सरकारी पद पर बैठे हुए पब्लिक ऑफिस का यूज़ कर रहे हो। हेबियस कॉर्पस इज लैटिन मीनिंग टू हैव द बॉडी ऑफ, ठीक है। The court orders the person who has detained another person to produce the body of the latter before it. बॉडी को प्रोड्यूस करने के लिए बोला जाता है, ठीक है। The court then examines the legality of the detention. कोर्ट फिर देखता है कि हाँ भाई ये जो उन्हें डिटेन किया गया है, उन्हें बंदी बनाया गया है, तो ये क्या सही है या गलत है। तो ये जो रिट है ये बलवर्क ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी कहा जाता है, ठीक है। Supreme Court of India has propounded the doctrine of basic structure of the Constitution in which of the following cases. किस केस में बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट, ये हमने पिछला लेक्चर में भी देखा था, केशवानंद भारती वर्सेस केरला स्टेट, ठीक है। सिंपल सा चीज़ है। डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन propounded by केशवानंद भारती by Supreme Court in the Supreme Court held that Parliament has the power to amend the Constitution provided it does not violate the basic structure. बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट आया था और सुप्रीम कोर्ट के पास हमें पता है जुडिशियल रिव्यू होता है। राइट टू प्रॉपर्टी अभी क्या है भाई, फंडामेंटल राइट है, नेचुरल राइट है, स्टैट्यूटरी राइट है या लीगल राइट है। फंडामेंटल राइट हुआ करता था, है ना, फंडामेंटल राइट पहले हुआ करता था लेकिन उसके बाद हटा दिया गया था।
ठीक है, अभी क्या है, लीगल राइट बना हुआ है। कब हटाया गया था? 44वां संविधान संशोधन जब किया गया था 1978 में, उसके द्वारा हटा दिया गया था। अभी क्या प्रेजेंट स्टेटस है? आर्टिकल 300A। तो हाँ भाई, कॉन्स्टिट्यूशन में तो है, आर्टिकल है तो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में, तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है, लीगल राइट भी है, लेकिन ये फंडामेंटल राइट नहीं है, इतना याद रखिएगा, ठीक है। राइट टू प्रॉपर्टी वॉज एबॉलिश्ड एज अ फंडामेंटल राइट बाई 44th अमेंडमेंट एक्ट, वही सब कहानी है, ठीक है। आर्टिकल 19F एंड 31 वेर रिपील्ड, ये सब में था तो रिपील्ड किया गया, उसे हटा दिया गया, और पार्ट 12 में आर्टिकल 300A के अंदर इसे रखा गया है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइट्स इज अवेलेबल टू ऑल द पर्सन्स अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सभी के लिए है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, इनमें से कौन सा राइट? तो हमें पता है राइट टू इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ होगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं, लिबर्टी भी नहीं, एजुकेशन भी नहीं, ठीक है। इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ आर्टिकल 14 के अंदर ये सभी को दिया गया है, सिटीजन और फॉरेनर, है ना, देगा ही ना, सबको इक्वलिटी समानता का अधिकार तो देना चाहिए, हम लोग दिए हैं। हाउएवर कुछ राइट्स हैं जो नहीं दिए गए हैं। राइट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन आर्टिकल 15, राइट टू लिबर्टी आर्टिकल 16, ये नहीं दिया गया है। प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चर ऑफ माइनॉरिटी आर्टिकल 29, राइट्स ऑफ माइनॉरिटी टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आर्टिकल 30, अवेलेबल ओनली टू सिटीजन, सिर्फ सिटीजन को दिया गया है। अगर लिबर्टी वगैरह ये सारा कुछ सभी को दे दिया जाए, जो फॉरेनर आएंगे, जो विदेशी आएंगे, तो फिर तो दिक्कत है ना, इसीलिए ये सिर्फ इंडियन को दिया गया है, ठीक है। 30 नंबर, इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्ट्रिन ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ किसमें लिखा गया है? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ किससे हमें पता चलता है? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हमें पता चलता है 11 में तो कुछ वैसा नहीं है, 16 आप लोग जानते हैं, 16 वाला क्या है? डिस्क्रिमिनेशन वाला, अस्पष्टता। 26 में भी ऐसा कुछ नहीं है। 21 वाला हमें पता है फ्रीडम का बात करता है, राइट टू लाइफ का बात करता है, तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ उसी से। आर्टिकल 21 सेज दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, अपना जीने का अधिकार है हमें, अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो यहाँ क्या पूछा था? प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का बात पूछा था, तो यही है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ डॉक्ट्रिन not only checks if there is law to deprive the life and personal liberty of a person, but also sees if the laws made it fair, just and not arbitrary। तो होता क्या है ना, प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ में क्या होता है, ये दो कॉन्सेप्ट है, प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ और एक है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। यहाँ कहीं मेंशन किया गया था क्या? हाँ, यहाँ है ना, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। दो कॉन्सेप्ट है, ठीक है। प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ, प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ, इसके अंदर क्या है ना कि कानून के द्वारा कोई एक प्रोसीजर स्टैब्लिश कर दिया गया है, लेकिन इसके भी डीप मीनिंग में है ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। इसमें क्या देखा जाता है कि वो जो लॉ है वो जस्ट है, फेयर है या नहीं है, मतलब उसका अंदर का आत्मा को भी चेक कर लेता है, वो है ये कॉन्सेप्ट। यहाँ पे हमने देखा था डिप्राइव ऑफ हिज पर्सनल लिबर्टी बट ऑल्सो सीज इफ द लॉज मेड इज फेयर, जस्ट एंड नॉट आर्बिट्ररी, है ना। ये लॉ जो बना है वो फेयर तो है ना, जस्ट है ना, और आर्बिट्ररी तो नहीं है, ये चीज देखा गया, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368? 368 के अंदर हम संविधान में जो चेंजेस करते हैं उसके पॉइंट्स दिए गए हैं, आपको बताना है सही है कौन सा, ठीक है। इन आर्टिकल 368 टू मेथड्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर मेंशन्ड, दो तरीका बताया गया है संविधान संशोधन करने का आर्टिकल 368 के अंदर। ये क्या सही है गलत है? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कैन बी इनिशिएटेड ओनली इन लोकसभा, सिर्फ लोकसभा में ला सकते हैं संविधान संशोधन बिल। इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट बिटवीन टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का दो हाउसेस है ना, लोकसभा राज्यसभा, दोनों में अगर एक बिल को लेकर, संविधान संशोधन वाले बिल को लेकर कुछ तनातनी हो गया, दोनों सहमत नहीं है, तो क्या हम इसमें ज्वाइंट सिटिंग बुला सकते हैं, ज्वाइंट सिटिंग दोनों हाउसेस का। द प्रेसिडेंट कैनॉट वीटो अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, प्रेसिडेंट जो है उनके पास अगर जाता है संविधान संशोधन जो बिल है, तो उसमें वो वीटो पावर अपना नहीं लगा सकते हैं, वीटो पावर लगा के रोक नहीं सकते। तो ये पॉइंट्स है। तो देखिए ये तो हमें पता है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि संविधान संशोधन बिल कहीं भी ला सकते हैं, लोकसभा या राज्यसभा, तो 2 नहीं होगा, तो ये 2 कैंसिल, ये 2 कैंसिल और ये भी 2 कैंसिल। वाह,
तो हो गया हमारा बी आंसर। हमें कुछ करना ही नहीं पड़ा। एक पॉइंट अगर आपको पता है ना कि ये कहीं भी ला सकते हैं। कुछ कुछ बिल होते हैं जो सिर्फ लोकसभा में आते हैं, जैसे धन विधेयक, मनी बिल, है ना, तो ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल नहीं आ सकता है। तो देखिए आंसर तो हमारा यहीं से आ गया 1 और 4, तो 1 और 4 हो सकता है, 3 में क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ज्वाइंट सिटिंग नहीं बुलाया जा सकता। ठीक, एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। Constitution under Article 368 provides two types of amendments, that is by special majority of the parliament. स्पेशल मेजॉरिटी से कर सकते हैं और एक और मेजॉरिटी है वो अभी देखेंगे। पहले स्पेशल मेजॉरिटी का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ये होता क्या? मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, टोटल मेंबरशिप, हाउस का जितना भी टोटल मेंबर हैं उसका मेजॉरिटी, एंड नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। 2/3 लोग जो वहाँ प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं उनसे कम नहीं, एंड बाई स्पेशल मेजॉरिटी अलॉन्ग विथ रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स बाई सिंपल मेजॉरिटी। ये सेकंड प्रोसेस। ठीक है, यही दो प्रोसेस है। देयर इज नो प्रोविजन ऑफ ज्वाइंट सिटिंग इन रिगार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। द प्रेसिडेंट मस्ट गिव हिज एसेंट टू द। संविधान संशोधन वाले बिल को जरूर से जरूर देना ही पड़ेगा प्रेसिडेंट को एसेंट। ठीक है, ये दो प्रोसेस था। ये जो 2 टाइप्स हमने देखा, एक ये था और एक ये था। In which of the following cases the Supreme Court limited the power of Parliament to amend the Constitution for the first time? सुप्रीम कोर्ट लिमिट लगा दिया पार्लियामेंट का पावर पे कि हाँ भाई आप इससे आगे नहीं बढ़ सकते हो। कौन सा केस था वो? A.K. गोपालन था, गोलकनाथ था, केशवनाथ था, केशवानंद भारती था, या मिनर्वा मिल्स केस था। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा बी। For the first time, the Supreme Court of India limited the power of Parliament in its judgment in Golaknath case. Golaknath case में, in this case, Supreme Court held that fundamental rights are given immutable position. Thus, the Parliament cannot take away any of these rights. है ना? गोलकनाथ केस में बोले थे कि फंडामेंटल राइट जो है इसका इम्यूटेबल पोजीशन दिया गया है और आप नहीं ले सकते हो, इन्हें छीन नहीं सकते हो। ठीक है, याद रखिएगा ये गोलकनाथ केस। ओके, देखिए स्टेट्स का कब इनकॉर्पोरेशन किया गया, ये सब पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। पिछले क्लास में हमने देखा था सिक्किम के बारे में। मिजोरम हैज़ बीन ग्रांटेड द स्टेटस ऑफ स्टेट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरली, तो ये आपको याद करना होगा। ठीक है, 33 का ए। 53rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1986 कन्फर्ड स्टेटहुड ऑन मिजोरम and ensured against any unnecessary interference by the central government। अब ये तो क्वेश्चन आज का है। पिछला क्लास में इसका पार्ट 1 में हमने सिक्किम के बारे में देखा था। तो बताइएगा सिक्किम कब इनकॉर्पोरेट किया गया, कब उसे स्टेट का दर्जा मिला था? प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज सब्सटीट्यूटेड बाई पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन बाई विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट। Procedure for amendment of the constitution was substituted by power of the parliament to amend the constitution। ठीक है, पार्लियामेंट को पावर दे दिया गया कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हो। किस अमेंडमेंट एक्ट से? ये क्वेश्चन पूछा गया है 34 नंबर में, तो इसका हो जाता है ए आंसर, 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971। ठीक है, द वेरी नेम ऑफ आर्टिकल 368 प्रोवाइड्स प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हम आर्टिकल 368 पढ़ते ही हमें दिमाग में आ जाता है कि हाँ भाई ये किस चीज़ के लिए है? अमेंडमेंट के लिए है, संविधान में संशोधन के लिए है। वॉज सब्सटीट्यूटेड बाई पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन टू एस्टैब्लिश द सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट। इसे अमेंड कर चेंज किया गया था कि हाँ अब पार्लियामेंट को पूरा पावर देते हैं संविधान में संशोधन करने के लिए, ताकि पार्लियामेंट हमारे देश में सुप्रीम हो जाए। तो इसके लिए 24वां संविधान संशोधन किया गया था 1971 में। इट ऑल्सो मेड ऑब्लिगेटरी फॉर द प्रेसिडेंट टू गिव हिज असेंट। और इसी से प्रेसिडेंट बाध्य हो गए कि आपको संविधान संशोधन बिल को पास करना ही होगा, वीटो नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर कैन कॉन्स्टिट्यूशन बी अमेंडेड एज पर आर्टिकल 368 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पीछे भी हमने देखा था ना 368 का 2 प्रोसेस, तो वही प्रोसेस के बारे में पूछा है। ठीक है, तो इतना तो हमें पता है पीछे वाला क्वेश्चन से कि आर्टिकल 368 के अंदर कितना प्रोसेस है? 2 प्रोसेस बताए गए हैं, 2 तरीके बताए गए हैं संविधान संशोधन करने के। तो जिसमें भी 3 है उसे कैंसिल कर दीजिए सबसे पहले। बचा कितना? 2 ही ऑप्शन बचे, ओनली 3 और 2 और 3। तो मतलब दोनों में 3 है तो 3 तो हमारा होगा।
स्पेशल मेजॉरिटी कंबाइंड विद रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट, ये तो हमने देखा था। अब बचा और कोई एक पॉइंट, तो इसमें 2 और 3 है, सिर्फ 2 और 3, बाकी ये नहीं है, ये नहीं है। तो स्पेशल मेजॉरिटी से होता है क्या आपका 368 के अंदर, ये क्वेश्चन है। तो हाँ भाई, ये भी होता है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। सर्टेन प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड बाय अ सिंपल मेजॉरिटी बट दे फॉल आउटसाइड द स्कोप ऑफ आर्टिकल 368, वो 368 के बाहर होते हैं, ठीक है। जैसे क्या क्या होते हैं सिंपल मेजॉरिटी से? एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, नए राज्य बनाने हैं या इस्टेब्लिश करना है, कहीं से एडमिशन करना है उनका। एबॉलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये भी। रूल ऑफ प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट, डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ये सारी चीज़ सिंपल मेजॉरिटी से होते हैं। स्पेशल मेजॉरिटी क्या होता है देख लीजिए। रेफर्स टू द मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउस, जो हमने पीछे देखा था, टोटल मेंबरशिप हाउस का, एंड मेजॉरिटी ऑफ 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग का मेजॉरिटी विच इज़ रिक्वायर्ड टू अमेंड, इससे क्या चेंज करेंगे? फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी चेंज करेंगे। स्पेशल मेजॉरिटी विथ कंसेंट ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर इज रिक्वायर्ड फॉर द अमेंडमेंट रिलेटेड टू फेडरल स्ट्रक्चर। देखिए, स्पेशल मेजॉरिटी में अगर राज्यों से भी हम ले रहे हैं सलाह, हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर का कंसेंट रिक्वायर्ड है, उनका सहमति रिक्वायर्ड है, मतलब इसमें कुछ ऐसा प्रावधान होगा जो कि स्टेट का भी कुछ पावर को ले रहा होगा या उसमें संशोधन कर रहा होगा। तो ऐसे प्रावधान को हम बोल देते हैं फेडरल फीचर, है ना। तो जैसे इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, एक्सटेंशन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन स्टेट्स, चैप्टर 4 ऑफ पार्ट 5, चैप्टर 5 ऑफ पार्ट 6, ये सब सारा कुछ। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन सस्पेंड द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, एक्सेप्ट आर्टिकल 2021 तो होता नहीं है, तो किसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सस्पेंड कर सकते हैं फंडामेंटल राइट्स का, ये क्वेश्चन पूछा है। तो आपको बताना होगा 358 के अंदर, 13 के अंदर। 13 कैसे होगा? नहीं, 13 तो हम जानते हैं ना, जुडिशियल रिव्यू और वो सब जो बोला था कि फंडामेंटल राइट से अगर मेल नहीं खाता है तो उसको नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा। 356 के अंदर हम जानते हैं इमरजेंसी वाला प्रावधान। तो यहाँ पर बोला है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन सस्पेंड कर सकते हैं जो फंडामेंटल राइट का इन्फोर्समेंट हो रहा है उसका। तो ये हो जाएगा आपका आर्टिकल क्या, 358 नहीं, 359, ठीक है, 36 का भी। As per Article 359 of the Indian Constitution, where a proclamation of emergency is in operation, जब emergency operation में है, तब President may by order declare that right to move to court for the enforcement of fundamental rights conferred by Part 3 shall remain suspended for the period during which the proclamation is in force and for the period as may be mentioned in the order. ठीक है, जब इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन हो गया है और वो ऑपरेशन में है तो प्रेसिडेंट कर्टेल कर सकते हैं राइट्स कि आप कोर्ट में जा सको, ठीक है, एक्सेप्ट 20 और 21 को छोड़ के। 20 और 21 हम जानते हैं, 20 और 21 नहीं जाते हैं। अंडर आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट रूल वॉज इम्पोज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, पहला बार प्रेसिडेंट रूल कब इम्पोज किया गया था, ये पूछा है आपसे। उत्तर प्रदेश, त्रावणकोर, कोची, पेप्सू या बिहार? इसका आंसर है पेप्सू। देखते हैं। द फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट रूल वॉज इम्पोज्ड इन पेप्सू। पेप्सू क्या है? पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन फॉर अ पीरियड ऑफ 302 दिन 51-52 से, ठीक है, याद रखिएगा, ये एक फैक्ट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइम लिमिट फॉर द रेटिफिकेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी पीरियड बाय द पार्लियामेंट? हाँ, इमरजेंसी लगा दिए लेकिन आपको रेटिफाई करवाना होगा पार्लियामेंट से, कितने अवधि के अंदर, ये क्वेश्चन है। तो ये होता है 1 महीने के अंदर, ठीक है। प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट विद इन 1 मंथ, 1 महीने लगने के 1 महीने के अंदर अप्रूव कर लेना जरूरी है। ओरिजिनली द अप्रूवल टाइम पीरियड वॉज 2 मंथ बट वॉज रिड्यूस टू 1 मंथ बाई 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। पहले 2 महीने थे, फिर बाद में 44th संविधान संशोधन 1978 से 1 महीने कर दिए गए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल इमरजेंसी। आर्टिकल 368 के अंदर फाइनेंशियल इमरजेंसी का बात किया गया है, उसके बारे में। अ प्रोक्लेमेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी इशूड शैल सीज टू ऑपरेट एट द एक्सपायरेशन ऑफ 2 months unless before the expiration of that period it has been approved by the resolution of both the house of the parliament। क्या ये सही है? ये क्वेश्चन है।
If any proclamation of financial emergency is in operation, it is competent for the President of India to issue direction for the reduction of salary and allowances of all or any class of person serving in connection with the affairs of the Union, but excluding the judges of the Supreme Court and High Court. ये है क्वेश्चन 39 में फाइनेंशियल इमरजेंसी का बात कर रहा। तो बताइएगा फाइनेंशियल इमरजेंसी भारत में कितने बार लगा है, ये क्वेश्चन, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। तो 39 का तो सिंपल है, आपका आंसर ए होगा, ये नहीं होगा। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। अंडर आर्टिकल 360 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोक्लेमेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी सीजेस टू ऑपरेट एट द एक्सपायरेशन ऑफ 2 months। फाइनेंशियल इमरजेंसी अगर लगाते हैं और 2 महीने के अंदर वो सीज कर देता है ऑपरेशन, 2 महीने तक चलता है, ठीक है। अनलेस बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ दैट पीरियड इट हैज़ बीन अप्रूव्ड बाई बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। एक बार फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा दिया गया, ठीक है, एक बार लगा, वो 2 महीने तक चलेगा। अगर उस अवधि में फिर से आपका दोनों हाउसेज से पास करा लिया गया तो ठीक है, नहीं तो फिर वो सीज कर जाएगा, बंद हो जाएगा। वाइल द फाइनेंशियल इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन, द प्रेसिडेंट कैन इशू ऑर्डर्स टू द स्टेट टू रिड्यूस द सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ ऑल और एनी क्लास ऑफ पर्सन इन कनेक्शन विद अफेयर्स ऑफ द स्टेट। सभी का सैलरी रिडक्शन का बात करवा सकते हैं प्रेसिडेंट। The President may issue direction for the reduction of salary of persons serving the Union, including the judges of the Supreme Court and High Court। सारे का सैलरी रिडक्शन करवा सकते हैं प्रेसिडेंट। तो इसमें कोई ये नहीं है कि हाँ भाई सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को स्पेशल प्रोविजन मिल जाए, प्रिविलेज मिल जाए, ठीक है। द प्रेसिडेंट रूल अंडर आर्टिकल 356 कैन ओनली बी एक्सटेंडेड बियॉन्ड 1 year ओनली इफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन एग्जिस्ट। 1 साल का अवधि एक्सटेंड करवा सकते हैं किन केसेस में, प्रेसिडेंट रूल अगर लगा है 356 के अंदर तो। देयर इज अ प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी इन फोर्स इन होल ऑफ इंडिया और पार्ट ऑफ इंडिया। नेशनल इमरजेंसी फोर्स में लगा हुआ है तब, ये एक है पॉइंट। देयर हैज़ बीन अ सीरियस लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम वेरीफाइड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट, ठीक है, 2 ऑप्शन है। तो ये जो सेकंड पॉइंट है ना भाई, ये होता है तभी तो हम आर्टिकल 356 इन्वोक करता है ना, और उसके अंदर प्रेसिडेंट रूल लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है और गवर्नर वेरीफाई करता है, तो गवर्नर भेजते हैं वहाँ पर आपका प्रेसिडेंट के पास, तो उसके बाद 356 लगाया जाता है। तो ये तो इसी का डेफिनेशन हो गया 356 का, तो ये होगा आंसर, ठीक है, ए 40 का ए। द 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 पुट अ रेस्ट्रेंट ऑन द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू एक्सटेंड द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी आर्टिकल 356 अंडर विच इट कैन एग्जिस्ट ओनली फॉर अ ईयर, beyond which it can be extended by 6 months at time only when 2 conditions are fulfilled। 2 condition, there is a proclamation of national emergency whole or part of India में है तब, या election commission has certified that general election to the legislative assembly of the state cannot be held on account of difficulties। इलेक्शन कमीशन अगर बता दे कि हाँ भाई जनरल इलेक्शन अभी नहीं हो सकता है असेंबली का, ठीक है, डिफ़िकल्टीज़ के कारण, तब। तो ये आपका था इस सेशन में। इसके बाद दूसरा सेशन भी हम लाएंगे, इसके सब पार्ट 3, सब पार्ट 1 देखिएगा, सब पार्ट ये 2 था। और रिवाइज कीजिएगा सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स और समझने का कोशिश कीजिएगा। एक बार लक्ष्मीकांत किताब पढ़िएगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।